बच्चों, आज फिजिक्स चैप्टर 7 क्लास 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के, तो पहले इंट्रोडक्शन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आप देखोगे, और सेकंड देखोगे आप ये सेंटर ऑफ मास। 2 पार्टिकल एंड 3 पार्टिकल सिस्टम में वो जो सेंटर रहता है मास, वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट आप होता है, इसके बारे में पढ़ोगे। और ये सेंटर ऑफ मास की जो मोशन रहती है अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, या तो ट्रांसलेटरी मोशन ले लें या रोटरी मोशन ले लें, तो इनके रिलेशंस कैसे रहते हैं इनके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए। उसके बाद एज इट इज़ आप लोग पढ़ चुके हो कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम आप लोग जानते हो। अब एक पार्टिकल का आपने मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा था, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके बाद जब आप आते हो तो कुछ इस चैप्टर में आपको वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो आप वर्क एंड एनर्जी एंड पावर में देख चुके हो, और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम लोग करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इसके बारे में कुछ आप लोग समझोगे। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आप लोग जान चुके हो, ये पढ़ोगे, और इसका रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी v=r ओमेगा आप लोग पढ़ चुके हो। फर्दर अगर आप आते हो 7 पे, तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे टॉर्क। टॉर्क मीन्स टर्निंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और आप देखोगे कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फर्दर इसके बाद आप आ जाओगे इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी। कोई भी बॉडी रहे, अब रिजिड बॉडी किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। फिर आप देख रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I=mr², आप पीछे पढ़ चुके हो। काइनेमेटिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के बारे में आप लोग पढ़ोगे। इसके बाद डायनेमिक्स पढ़ोगे आप, रोटेशनल डायनेमिक्स जो है फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड कैसे करोगे। और एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप देखोगे, और इसका रिलेशन जो है फिक्स्ड एक्सिस से कैसे निकालते हैं, ये सब टॉपिक आप लोग पढ़ोगे इसमें से। तो कमिंग टू द पॉइंट्स, जब आप यहाँ देखते हो कि पहला तो रिजिड बॉडी देखो, कोई भी रिजिड बॉडी इसका शेप फिक्स रहता है। रिजिड बॉडी क्या करते हैं, एनसीईआरटी के जब शुरू के 3 पेज पढ़ोगे, तो इट इज़ एक्सटेंशंस ऑफ ए पॉइंट मास। डिफरेंट मासेस डिफरेंट शेप्स भी ले सकते हैं। अब रिजिड बॉडी के बारे में एक तरीके से ये रहता है कि आपकी बॉडी जो है यूनिफॉर्म बॉडी है, यानी कि मास पार्टिकल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो यूनिफॉर्मली हैं। मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स ट्रांसलेटरी टाइप की, आप लोग जानते हो ट्रांसलेटरी टाइप आप लोग पढ़ चुके हो। क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? तो आप जानते हो कि जैसे एक मोशन आप ले लो, यहाँ पर एक स्लाइडिंग प्लेन पे आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, लेटर से रेक्टेंगुलर लैमिना आपने रख दी, ये इस तरीके से। तो इसका एक पॉइंट रहेगा, सभी मास जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे आ जाता है। जैसे स्फीयर की सेंटर रहता है, सिलेंडर का एक एक्सिस पे मिड पॉइंट 2 पोर्शंस में आप बांट दो। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे एनसीईआरटी में। अब ये जब स्लाइड कर रहा है, अभी तो मैं इसको स्लाइडिंग मोशन दे रहा हूँ, तो ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट के अलावा कोई भी पार्टिकल है, तो इसकी भी वेलोसिटी और इसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी, सब फिक्स पोजीशन पे हैं। टी टाइम में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टी टाइम ये पार्टिकल भी इतनी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है हमारे पास में। इस टाइप की मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशंस करते हैं सिंपली। सेकेंड केस में अगर आप आओगे ट्रांसलेटरी मोशंस के बारे में, तो बोल रहा रोटेशनल आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। अब मैं देखता हूँ कि हम इसी पे, इस स्लैंट बॉक्स पे एक स्फीयर
छोड़ता हूँ तो स्फीयर ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और ये जो है रोटेट करते हुए भी जा रहा है, यानी रोटरी एंड ट्रांसलेटरी दोनों आ गई। कमिंग, आप देखो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक फ़ैन आपका रोटेट कर रहा है, अब ये जो है इसका फिक्स एक्सिस हो गया और ये जो डिफरेंट मासेस हैं इनके अगर सिमेट्रिकल बॉडी हैं तो इनका सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा और ये रोटेट कर रहा है। तो आप यहाँ देखो सेंटर ऑफ मास का रोटेशन, तो इस प्रकार की मोशन जो रहती है, ये जो फ़ैन हमारा रोटेट कर रहा है इसे हम रोटरी मोशन कहेंगे। तो 3 प्रकार में अब यहाँ देखो डिफरेंट केसेस में आप देखोगे। अब देखो यहाँ पर जैसे एक लट्टू जिसे आप लोग बोलते हो, ये अगर आप घूम रहा है ऐसे, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो ये क्या करता है, इस टाइप का शेप लेकर के ऐसे कोनिकल में, तो इसका पॉइंट तो ये फिक्स हो जा रहा है, लेकिन एक्सिस जैसे फैन में फिक्स था हमारा, ये एक्सिस फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की मोशन को हम लोग साइंस में अलग नाम देते हैं, इसे प्रेसीजन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इस चैप्टर में, बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है कि किसी भी रिजिड बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ ए पॉइंट मास, कोई भी शेप ले सकती है। तो अगर ये होमोजीनियस बॉडी है तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर इसका होल मास एक्ट कर रहा है, होमोजीनियस बॉडी का। तो इस सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन हमें करना है और लोकेट करना है डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस में। ये सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे आ रहा, तो हम लोग जानते हैं कि 2D ज्योमेट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पहले लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक मास m1 मान लीजिए, एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना है कि इस टोटल मास की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, ये करना है। तो डिस्टेंस ऑफ टोटल मास मस्ट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द डिफरेंट मासेस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इसी को मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट मासेस। ये एल्जेब्रिक सम को हम लोग सिग्मा से करते हैं। तो x की पोजीशन जब आएगी 2D में हम लोग करेंगे तो सिग्मा x ऑफ मास आई, तो हो सकता है फर्स्ट मास, देन फर्स्ट मास की डिस्टेंस और फर्स्ट मास, इस तरीके से करके x वाला हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसी तरीके से y से निकालते हैं। अगर फर्स्ट मास है तो फर्स्ट मास इंटू डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द फर्स्ट मास, ऐसे करके हम लोग लोकेट करते हैं सेंटर ऑफ पॉइंट को, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को। तो डिफरेंट क्वेश्चंस के अगर हम आएंगे तो इसमें अगर बॉडी सिमेट्रिकल बॉडी है और होमोजीनियस है तो इस प्रकार के शेप का जो सेंटर पॉइंट रहेगा, जियोमेट्रिक सेंटर, वहीं पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है। तो स्फीयर की उसके सेंटर पे होगी, सिलेंडर की उसके एक्सिस के जो सिमेट्रिकल पार्ट में ये जो एक्सिस इसका रहेगा इसके मिड पॉइंट पे रहेगी। ये जो रिंग है हमारी, तो मास जो है जैसे इस मास के होल के अंदर ही सेंटर ऑफ मास है, मे बी आउटसाइड, तो इस रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी है। क्यूब लेते हो आप तो क्यूब की डायगोनल को जो पॉइंट कट करते हैं इसे ही हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मानेंगे। तो डिफरेंट कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको कैलकुलेट करनी है। तो एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 अगर हम लोग आते हैं, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर बोल रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना। तो ऐसे केस में ये जो हमारी रेक्टेंगुलर लैमिना है इसमें M1 100 ग्राम, M2 150 ग्राम,
M3 200 ग्राम, इनका लोकेशन एक्स एक्सिस पे 100 ग्राम का 00 कोऑर्डिनेट है। इसका कोऑर्डिनेट ये जो मीडियन को टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पर आते हैं सेकेंड पॉइंट, जहाँ सेकेंड मास है 150 ग्राम का, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से x 0.5 है। हम लोग आते हैं थर्ड मास 200 ग्राम का, इसकी पोजीशन x एक्सिस से 0.25 है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट मास x निकालेंगे उसी फार्मूले से। तो आप लोग देख लो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मास जो रहेगी ओरिजिन पे है 100 ग्राम वाला, 150 ग्राम वाला देख लीजिए, इसकी पोजीशन आप देख लीजिए, 150 ग्राम की पोजीशन यहाँ पर आ रही है, इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से 0.5 है, तो सिग्मा 0.5 इंटू 150 कर देंगे। इसी तरह थर्ड मास की x एक्सिस पे 0.25 है, मास है 200, तो सिग्मा m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन टोटल मास 100 150 ये करके इस तरीके से कैलकुलेट करके x की आप पोजीशन निकालोगे 5/18 आएगी, और y की पोजीशन निकालोगे तो आपकी इतनी आएगी। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो हम लोग निकालते हैं डिफरेंट केसेस में एनसीईआरटी में। कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप देखोगे प्रॉब्लम नंबर 2 जो दे रहा है यहाँ पर हमारे पास में एनसीईआरटी में, ये देखिए, इफ़ यू कंसंट्रेट, एक ट्रायंगुलर लेमिना है। अब बोल रहा है इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो आप जाने तो किसी भी ट्रायंगल का अगर सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हो, अपोजिट मीडियन को हम लोग मिला देते हैं। अपोजिट मीडियन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को रखती है। ये तीनों लाइनें जहाँ पर क्रॉस करेंगी वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास रहता है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बच्चों। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे, क्योंकि वेरियस टर्म्स आएंगे हमारे इसमें। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें अगर वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक जनरल फार्मूला हमारे पास में रहता है कि हमें किसी भी डिटर्मिनेंट, जिसको कि हम लोग डेल्टा लेटर से डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो ये डेल्टा लेटर से जो डिनोट करते हैं इसका मतलब हम ये जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वेक्टर ए हमें दिया हुआ है AXI प्लस AYJ प्लस AZK। तो इस तरीके से में जो हमारे पास वेक्टर दिए रहते हैं, अगर मान लीजिए पहले वेक्टर को हम लोग दे रहे हैं A1 A2 A3, दूसरा B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में रो वाइज जो एलिमेंट रहते हैं उनको हम ले रहे हैं। A1 लिया मैंने, फिर ये कॉलम A1 जिसमें एग्जिस्ट करता है और ये रो जिसमें A1, इनको हम लोग कैंसिल आउट करके इसका और इसका प्रोडक्ट लेते हैं। माने B2 C3 माइनस साइन रख करके C2 हमारे पास में आएगा और B3 आ जाएगा। इस तरीके से इस वाले एलिमेंट, फिर यहाँ से आके हम लोग जो है इधर बढ़ रहे हैं तो प्लस के बाद माइनस साइन आगे रखते हैं हम लोग, और यहाँ पर A2 दिया हुआ है तो A2 वाली ये हमारी कॉलम और A2 वाली ये रो कैंसिल हो जाएगी। तो B1 C3 माइनस C1 B3 A2 पे हम आए तो कैंसिल किया, B1 C3 माइनस B3 C1। इसी तरीके से A3 पे लिखेंगे, यहाँ पर इसका साइन प्लस आया, प्लस साइन दे करके A3 लिखेंगे, और A3 के बाद में इसकी कॉलम इसकी रो काट देंगे, B1 C2 फिर माइनस साइन रख के C1 B2 करके इस तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस किया है, तो हम डिटर्मिनेंट से इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। A1 देखिए क्या हुआ, 3i माइनस 4j प्लस 5k, और B दिया -2। तो यहाँ पर आएंगे हम तो i j k ये लिख लेंगे, और ये हमारा A1x यहाँ पर हमारे पास में 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग -4 लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर B वाले पोर्शन में आएंगे तो -2 प्लस 1 -3 ये वैल्यू लिख करके अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो I1 ये I है, हम I लिख लिए, ये कॉलम ये रो करेंगे, दिस इंटू दिस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 या 12 आ गया मेरे पास में। क्लियर है। देन दिस इंटू दिस माइनस साइन 1 इंटू 5, माइनस साइन रख के ये 5 आ गया, प्लस के बाद माइनस साइन लिखते हैं यहाँ पर, ये -j लिख लिया,
इसके बाद में इस कॉलम को क्या 3 इंटू -3 -9 माइनस इंटू प्लस माइनस साइन आ गया, 2 5 = 10 -10 आगे माइनस साइन था, तो यहाँ पर ये हमारा +1 आ गया, तो ये +1 इंटू जे माइनस जे आ गया, क्योंकि -10 प्लस -9 + 10 इट इज़ +1 +1 इंटू जे मीन्स माइनस जे। यहाँ पर करते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर के लिखा मैंने, 3 1 = 3 -4 2 = 8 3 -8 ये -5 आ जाएगा -5 आ गया। इस तरीके से A क्रॉस B हम लोगों को ये किया। अब डॉट प्रोडक्ट आप लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर में आप लोग कर सकते हो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, ये वन ये A1 A2 A3 है, मान लीजिए B1 B2 B3 है, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 यहाँ पर किया, तो A1 A2 3 इंटू -2 -6, तो डॉट प्रोडक्ट इनका मैंने किया, तो A1 B1 -6 है। इस तरीके से आप करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्यों सिखाया गया, इसकी वजह यह है कि आगे चल के सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन रहेगा, इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन निकालना है आपको। सेंटर ऑफ मास का आपने लोकेशन प्रीवियस एक्सरसाइज में देख लिया। अब हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से ही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी रहती है। पोजीशन वेक्टर जब किसी भी वेक्टर का निकालते तो आप लोग जानते हो, किसी भी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर आप सीख चुके हो, मॉडुलस इंटू आई वेक्टर प्लस मॉडुलस इंटू वाई वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपने यहाँ ले लिया। तो इस तरीके से कर करके सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, टोटल मास इंटू पोजीशन ऑफ द सेंटर मास विल बी समेशन ऑफ द डिफरेंट मासेस एंड देयर पोजीशन। ये फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। तो इस तरीके से पोजीशन आपको निकल गई सेंटर ऑफ मास की। जब पोजीशन निकल गई माने इसका डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो, तो पोजीशन अपन टाइम क्या रहता है आपका, वेलोसिटी रहता है, तो इसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, 1/m कांस्टेंट आपने बताया, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में किए, तो पोजीशन ऑफ द डिफरेंट मासेस अपन टाइम विल बी वेलोसिटी ऑफ दैट मास, यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ दैट मास आ जाएगा, इनका समेशन है। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन पे आप आओगे तो ऐसे आप लिखोगे, तो या आप देखो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम, मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी समेशन ऑफ द डिफरेंट मासेस इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द डिफरेंट मासेस। ये फार्मूला आप लोगों को कई बार यूज रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के समझने में कि ये एक्सटर्नल यहाँ पर हम लोग क्यों लिख रहे हैं। मोमेंटम आप किसे बोलते हो, मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हो। तो सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की टोटल मास और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कर लोगे, ये मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब आप करोगे तो टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो टी के रेस्पेक्ट में इसको भी, तो यहाँ पर मास ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास आ जाएगा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका आया, मोमेंटम का। अब इसके आधार पे आपको वेरियस चीज़ें जो है, एक फार्मूला इम्पॉर्टेंट रहेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग पढ़ोगे एक्सरसाइज में, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क। अब आप टॉर्क किसे बोलते हो, तो जब आप आओगे तो रोटेशनल मोशन में कुछ चीज़ें जो आप लोग पढ़ चुके हो उनको हम लोग समराइज करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हो, इसे ओमेगा लेटर से डिनोट करते हो, तो ओमेगा कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगल अपन टाइम, तो एंगल अपन टाइम कर लिए। और इसको आप लोग जानते हो थीटा, जब भी किसी सर्कुलर मोशन आप करते हो तो ये पढ़ चुके हो, इसका और इसका प्रोडक्ट एस आर इक्वल टू थीटा बोलते हो, तो थीटा की जगह एस इन अपन आर लिख लो, क्योंकि क्या रहता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर लगभग इसको एस के मान में एस अपन आर इक्वल टू थीटा, तो इस थीटा की जगह एस अपन आर लिख लो। एस आपकी लीनियर वेलोसिटी और टाइम लीनियर वेलोसिटी में, तो ये लीनियर वेलोसिटी वी हो जाएगा, तो वी अपन आर हो जाएगा, वी अपन आर इक्वल टू ओमेगा या वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये आप लोगों ने पढ़ चुके हो। ये वेलोसिटी हमेशा जो है वेक्टर क्वांटिटी रहती है, तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग ले लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन किससे बोलते हो भाई, एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम लिख लो सीधे से, और ओमेगा इक्वल टू आप क्या लिख लियो, वी अपन आर लिख चुके हो, वी अपन आर लिख दो यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर रिलेशन का ये आप लोग याद रखो।
अब टार्क किसे बोलते हैं भाई? टार्क की सिंपल डेफिनेशन रहती है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलावा का कोई रॉड है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके प्रोडक्ट को हम लोग टार्क बोलते हैं। इसका इफेक्ट क्या रहेगा? ये हमेशा टर्निंग मोशन देगा। टार्क को टर्निंग फोर्स भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला आपका क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लास्ट प्रोडक्ट में आ गया। अब यहाँ पर एक आखिरी में जब क्वेश्चंस करेंगे, अप टू 9 क्वेश्चंस तक आप लोगों को इसी में कवर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ ए फोर्स किसे बोलते हैं? कुछ नहीं रहता। मोमेंट ऑफ ए फोर्स, किसी पे आप जो फोर्स लगा रहे हो, तो मोमेंट अबाउट इसके निकाल रहे हैं, तो दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस विल बी रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट दिस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला रहता है। ठीक बच्चों, यहीं तक आप लोग देखो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।